डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के कल वाले टॉपिक पर ही आज हम चर्चा करेंगे। पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने बात करी थी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को लेकर के। आज हम बात करेंगे कीन्स का मुद्रा सिद्धांत। जैसा कि आपको मालूम है कि मुद्रा परिमाण का सिद्धांत है वह मुद्रा की पूर्ति, कीमत स्तर और स्वयं मुद्रा के मूल्य से संबंधित है। यानी मुद्रा पूर्ति का प्रभाव न केवल सामान्य कीमत स्तर पर पड़ता है बल्कि मुद्रा की खुद के कीमत पर भी पड़ता है। और इसके बारे में हमने कल देखा था कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया है। आज हम बात करते हैं कीन्स का मुद्रा सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक ए ट्रीटाइज ऑन मनी तथा द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में मुद्रा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कीन्स के अनुसार मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन का कीमतों के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी मुद्रा का परिमाण जितना बढ़ता है उसके अनुसार सामान्य कीमत स्तर भी बढ़ता है। यदि मुद्रा का परिमाण दुगना होता है तो सामान्य कीमत स्तर भी दुगना होगा, और यदि मुद्रा का परिणाम 4 गुना होता है तो सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन भी 4 गुना होगा। इस तरह से प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। लेकिन कीन्स के मुद्रा सिद्धांत में एक बात और कही गई है कि कीमतों तथा मुद्रा के परिमाण में विपरीत संबंध है। यानी मुद्रा के खुद के कीमत मूल्य और मुद्रा के परिमाण में विपरीत संबंध होता है। कीन्स ने अपने रोजगार के सिद्धांत में अपूर्ण रोजगार संतुलन की बात की है, जबकि पूर्ण रोजगार से पहले मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है, साथ ही उत्पादन उसी अनुपात में भी बढ़ जाता है। इस तरह से पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंचने के बाद कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ता है, ये कहना है कीन्स का। यानी कीन्स ये कहते हैं कि रोजगार के सिद्धांत में एक अपूर्ण रोजगार संतुलन होता है। इसलिए जब पूर्ण रोजगार से पहले मुद्रा की मात्रा को हम बढ़ाते हैं तो उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ जाता है, परंतु पूर्ण रोजगार में पहुंचने के बाद कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ता है। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद कीन्स के मुद्रा सिद्धांत का एक समीकरण है। कीन्स ने राष्ट्रीय आय को उत्पादन के साधनों को किए जाने वाले भुगतान तथा आकस्मिक लाभ को इसमें जोड़ा है। कीन्स के अनुसार y इक्वल टू E प्लस Q, जहाँ y डिनोट कर रही है राष्ट्रीय आय को, E डिनोट कर रही है उत्पादन के साधनों को किए गए भुगतान को, और उसके साथ साथ Q यहाँ आकस्मिक लाभ को बता रहा है। इस तरह से समीकरण दिया y इक्वल टू E प्लस Q, यानी राष्ट्रीय आय, उत्पादन के साधनों को किए गए भुगतान तथा आकस्मिक लाभ के योग के बराबर है। दूसरा उन्होंने कहा कुल उत्पादन को पूंजीगत वस्तुएं तथा उपभोग वस्तुओं का जोड़ बताया। यानी कुल उत्पादन पूंजीगत वस्तुओं तथा उपभोग वस्तुओं दोनों का समग्र है, जोड़ है। यानी O इक्वल टू R प्लस C, जहाँ O से तात्पर्य उत्पादन से है, R से तात्पर्य उपभोग वस्तुओं से है, और C से तात्पर्य कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुओं से है। यानी कीन्स के अनुसार उत्पादन R प्लस C यानी उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं के टोटल के बराबर है। इस तरह से कहा जा सकता है कि कीन्स ने मुद्रा के सिद्धांत की व्याख्या करते समय 2 आधारभूत तत्व बताए, जिसमें पहला है कीन्स के अनुसार कीमत स्तर तथा मुद्रा की मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। यानी
प्रत्यक्ष संबंध नहीं होकर के विपरीत संबंध होता है। किसमें? मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के कीमत स्तर के बीच। इस तरह से दूसरा उन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले जितनी मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है उतना ही उत्पादन बढ़ता है, तथा पूर्ण रोजगार के बाद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत उसी अनुपात में बढ़ता है। ये कहना है कीन्स का। कीन्स ने कहा कि जब हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले ब्याज की दर प्रभावित होती है, इसके बाद निवेश, इसके बाद उत्पादन और लागत के साथ साथ कीमतें भी प्रभावित होती हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में अप्रत्यक्ष संबंध है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, ब्याज की दर में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन, आय, उत्पादन और रोजगार में परिवर्तन, लागत में परिवर्तन और इस तरह से कीमतों में परिवर्तन की एक साइकिल है। उसके आधार पर मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को व्याख्यायित किया जा सकता है, उसको स्पष्ट किया जा सकता है। कीन्स के अनुसार जब हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो सर्वप्रथम ब्याज दर कम हो जाती है और ब्याज की दर के कम होने से निवेश बढ़ता है, और जब किसी अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर में वृद्धि होती है तो आय, उत्पादन और रोजगार भी बढ़ता है और इससे उत्पादन की लागतों में कमी आती है, जिसके कारण हमारी कीमतें प्रभावित होती हैं। पूर्ण रोजगार से पहले उत्पादन और कीमतें दोनों बढ़ती हैं, परंतु पूर्ण रोजगार के बाद केवल कीमतें ही बढ़ती हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य कीन्स ने ये कहा कि रोजगार के सिद्धांत में अपूर्ण रोजगार संतुलन की बात की जाती है, क्योंकि पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले अगर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है, परंतु पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचने के बाद केवल कीमत स्तर पर वृद्धि होती है। कीमतों के बढ़ने के और भी कारण बताए हैं, जैसे घटते प्रतिफल के नियम के कारण, सीमांत लागत के बढ़ जाने के कारण या बाजार की अपूर्णताओं के कारण भी कीमतें बढ़ सकती हैं। इस तरह से कीन्स के सिद्धांत में मुख्य रूप से उक्त दो तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें से पहली मान्यता है उत्पादन के साधनों की पूर्ति कीमत लोचदार होती है। पूर्ति कीमत परिवर्तनशील होती है, लोचदार होती है, यानी इससे संबंधित जो दूसरे घटक हैं उन घटकों के घटने बढ़ने का प्रभाव पूर्ति कीमत पर पड़ता है। दूसरा, इस सिद्धांत में बेरोजगारी के समय उत्पादन की पूर्ति लोच की इकाई के बराबर मानी गई है। बेरोजगारी के समय उत्पादन की जो पूर्ति है वो लोच की इकाई के बराबर मानी गई है। तीसरा है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में साधनों की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, साधनों की पूर्ति स्थिर रहती है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। और अगली मान्यता है, इस सिद्धांत के अनुसार साधनों में पूर्ण स्थानापन्नता का गुण पाया जाता है। पूर्ण स्थानापन्न, वस्तुएं एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को पूर्णतः प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है, ये भी इस सिद्धांत की एक मान्यता है। और उसके साथ साथ उत्पादन में पैमाने के समान प्रतिफल लागू होते हैं, पैमाने के समान प्रतिफल लागू होते हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य सिद्धांत इन मान्यताओं पर आधारित है। इसके बाद हम बात करते हैं मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का, जो कीन्स का सिद्धांत है, इसकी प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं? आलोचनाओं में प्रमुख है कि इस कीन्स के मुद्रा के सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की मान्यता मान करके चला गया है, यानी यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। परंतु ये सही है, कल भी हमने चर्चा करी थी कि पूर्ण रोजगार किसी भी अर्थव्यवस्था में संभव नहीं है। ये आवश्यक बिल्कुल संभव नहीं है कि सभी लोग साधनों को रोजगार मिले, सभी लोगों को रोजगार मिले।
निश्चित रूप से व्यवहारिक जीवन में, अर्थव्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है और बेरोजगार रहते हैं। इसके बाद दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इस सिद्धांत में कहा गया है कि जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो ब्याज की दर कम हो जाती है और जिसके कारण निवेश बढ़ जाता है, परंतु निवेश तब बढ़ेगा जब NEC और MPC दोनों स्थिर रहें। इन दोनों का स्थिर रहना आवश्यक है, यानी ये दोनों जब स्थिर रहेंगे तो ही निवेश बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है। इसके बाद में तीसरी आलोचना का आधार है कि केन्स ने अपने मुद्रा के सिद्धांत में ब्याज की दर को अधिक महत्व दिया है। ब्याज की दर, यानी इस सिद्धांत में ब्याज की दर को अपेक्षा से अधिक महत्व देने के कारण यह दूसरे अर्थशास्त्रियों के लिए आलोचना का बिंदु बन गया है, जबकि ब्याज की दर के साथ साथ इसमें दूसरे तत्वों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। और इस तरह से एक आलोचना और है कि केन्स उत्पादन के साधनों को पूर्ण स्थानापन्न मानते हैं, जबकि साधन पूरी तरह स्थानापन्न नहीं होते हैं। ये है इस सिद्धांत की एक आलोचना का मुख्य बिंदु कि पूर्ण स्थानापन्न साधन नहीं होते हैं। और इसके साथ ही इस सिद्धांत में कई अवास्तविक मान्यताएं भी हैं जो सिद्धांत को आलोचना का आधार प्रदान करती हैं, यानी ये सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं उन अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह सिद्धांत इन आलोचनाओं के आधार पर पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। इसमें इन बिंदुओं के आधार पर, यानी यह अवास्तविक मान्यताओं के आधार पर इसको सर्वस्वीकृत सर्व मान्यता प्राप्त सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल केन्स के सिद्धांत का अपना महत्व है अर्थशास्त्र में और यह मुद्रा परिमाण सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट करता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।